Basically, whatever we earn as our income in Indian tax law is according to Income Tax Act 1961. It is mentioned that whatever an individual will earn during one financial year, जो भी आप कमाते हो उस पे आपको बेसिकली कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इनकम टैक्स. ये इंडियन इनकम टैक्स का लॉ है. इट इज इंडियन इनकम टैक्स लॉ 1961. सो इसमें मेंशन है कि जो भी रेवेन्यू, जो भी चीजें एक ईयर के अंदर आपके पास आती है, जितना भी पैसा आपने कमाया है ड्यूरिंग वन ईयर, जिसे कि हम जैसे यहाँ पे ना हमारे पास इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे दो तरह के ईयर बनाए जाते हैं. जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम 2 ईयर की बात करते हैं. जैसे कि 12 मंथ्स के एक पीरियड को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर. सो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम असेस कर रहे हैं. जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक किसी भी ईयर का. दिस इज अवर फाइनेंशियल ईयर. सो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि सपोज मैंने 2019 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक फाइनेंशियल ईयर है, और उसमें मैंने जो भी अपनी अर्निंग्स की है वो सारी अर्निंग्स पर जितना भी मेरा टैक्सेबल इनकम होगा जिसपे मुझे टैक्स पे करना है, दैट आई विल पे इन कमिंग ईयर. मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 21, दैट इज मेरा ये असेसमेंट ईयर हो गया. असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिसमें हम असेस करते हैं प्रीवियस ईयर की, पिछले साल वाली जो भी हमारी इनकम होती है उस पे हमें इनकम टैक्स पे करना होता है. सो वो जो टैक्स पे करना होता है, तो जब हम असेस करते हैं जिस ईयर में, उसे हम कहते हैं AY, असेसमेंट ईयर. और जहां पे हम बोलते हैं कि हम किस ईयर का पे करें, जिसमें हम असेस कर रहे हैं उसी ईयर में तो वी कांट पे, हमें पता ही नहीं है, बिकॉज वी आर इन द मिडिल ऑफ द ईयर, हमें नहीं पता हमारी इनकम कितनी हुई है. सो जो पिछले साल हमने कमाया है उस पे हम इनकम देते हैं. सो दैट इज असेसमेंट ईयर, जिसमें कि हम इनकम को असेस करते हैं, कितना टैक्स पे करना वो असेस करते हैं. PY आपने देखा होगा कभी PY लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, जिसका की असेस किया जा रहा है इनकम टैक्स. असेसमेंट ईयर दैट मीन्स करंट ईयर, जिसमें हम असेस करेंगे. प्रीवियस ईयर जिसका की जा चुका है, जिसका की हम असेस कर रहे हैं. सो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई भी इंडिविजुअल होता है जो टैक्स पेयर होता है, वो उसके पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं. आप किसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम? 5 हेड्स के ऊपर. 5 हेड्स आप कौन कौन से माने जाते हैं? 5 हेड्स मतलब 5 वो चीजें जिसको कि आप इनकम मान के चलते हो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. सो पहली हो जाती है इनकम फ्रॉम सैलरी. सो सपोज अ पर्सन, जो भी पर्सन कोई जॉब करता है उसको जो भी सैलरी मिलती है वो एक उसके लिए इनकम हो गई. सपोज अ पर्सन इज हैविंग अ हाउस जो कि रेंट पे दे रखा है उसने, और रेंट उसको आ रहा है, तो वो उसके लिए एक इनकम हो जाएगी. तो हाउस प्रॉपर्टी जो भी होती है उससे जो भी इनकम अक्रू होती है वो आपकी क्या हो जाती है? कम्स अंडर द 5 हेड्स. मेन 5 हेड्स होते हैं इनकम को एसेस करने के. उसमें पहला हो जाता है आपका सैलरी, सेकंड हो जाता है आपका हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, तो जो भी आप बिजनेस से कमाते हो दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन द इनकम हेड. फोर्थ वन इज कैपिटल गेन, और कैपिटल लॉस भी हो सकता है. कैपिटल गेन व्हाट डज दैट मीन? जैसे सपोज करो बहुत सारे मैंने शेयर खरीद रखे थे और मैंने वो शेयर अच्छी कीमत पे बेच दी है, तो मुझे जो कैपिटल गेन हुआ है उस चीज का वो उस करंट ईयर में हुआ है. अगर जिस ईयर को मैं एसेस कर रही हूँ, जिस ईयर के मैं टैक्स पे करी, उस ईयर में अगर मुझे कोई कैपिटल गेन होता है तो वो भी मेरी इनकम के साथ ऐड हो जाएगा. एंड फॉर जो भी चीजें इस हाउस प्रॉपर्टी, इनकम, सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स में नहीं आती, वो हम अदर सोर्सेस मान करके उसको हम इंक्लूड करते हैं. सो बेसिकली देयर आर 5 इनकम हेड्स जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंडर माने जाते हैं. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस. सो कोई भी पर्सन जो जॉब कर, जो एक इंडिविजुअल है जो इनकम
जिसके पास आ रही है. सो ही और शी हैज ओनली 3 स्टेप्स. टैक्स प्लानिंग जो होती है उसमें आप 3 स्टेप्स होते हैं. पहली चीज आप इनकम एसेस करते हो कि आपकी इनकम कितनी है. सेकंड चीज आप अपना ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, भाई इनकम की है तो कुछ उसमें से खर्चे भी होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे, कुछ डिडक्शंस भी होंगे. सारा कुछ करने के बाद में आपके पास एक टैक्सेबल इनकम बचती है कि उस पर्टिकुलर इनकम पे यू नीड टू पे द टैक्स. सो उस टैक्सेबल इनकम को आपको देखना है कि आपकी कितनी टैक्सेबल इनकम बनी. उसके बाद यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यू पे योर टैक्स, आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, जितना भी टैक्सेबल इनकम था यू पेड योर टैक्स. एंड टू सेकंड ऑप्शन इज टू मिनिमाइज योर टैक्स थ्रू प्रूडेंट टैक्स प्लानिंग, कि एक अच्छी आप टैक्स प्लानिंग करें जिससे कि यू नीड टू पे मिनिमम टैक्स, कि आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं, आपने इस तरीके से अपने टैक्स को प्लान किया है कि आपको मैक्सिमम इनकम जनरेट हो, इनकम आपकी मैक्सिमम बचे और कम से कम आपको टैक्स पे करना पड़े. दैट इज योर मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी. आपको अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को मिनिमाइज करना होता है. So there are basically 2 types of taxes. First one is direct tax, another one is indirect tax. Now those who are from commerce students, they must have known direct tax और indirect tax क्या होता है. Basically हमारे personal financial planning में it's not so vast. जो commerce के बच्चे पढ़ते हैं, it's very basic कि हम अपना personally individual tax pay करते time how can we minimize our tax liability. हमें उतना ही इस particular unit के बारे में पढ़ना है. Personally कितना कितना हम कैसे कर सकते हैं. So there are 2 types of taxes. Direct tax जो एज एन इंडिविजुअल आई एम पेइंग डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने इनकम पे जो भी टैक्स आया वो मैंने गवर्नमेंट को पे किया एट द एंड ऑफ द ईयर. उसके बाद होता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो सकता है जैसे जीएसटी है. जीएसटी हम किसको पे करते हैं? हम करते तो पे वी आर पेइंग टू द ओनर ऑफ द बिजनेस. सपोज 18% हम गए किसी रेस्टोरेंट में, हमने खाना खाया और 18% का हमने वो टैक्स दिया, तो हमने टैक्स पे किया टू द ओनर ऑफ दैट रेस्टोरेंट. उस बिजनेस को हमने पे किया, बट द बिजनेसमैन नीड्स टू पे इट टू द गवर्नमेंट. सो इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स बट वी आर पेइंग. अल्टीमेटली वी हैव टू पे. कंज्यूमर जो होता है वो ही पे करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. वो एक चैनल के थ्रू गवर्नमेंट तक जाता है. सो इन इंडिया करंटली डायरेक्ट टैक्सेस का जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है एक ईयर में, उसमें 30% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम द इन डायरेक्ट टैक्स से. डायरेक्ट टैक्स से 30% ही आता है. रेस्ट 70% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू दैट कम्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो वो जीएसटी हो गए या फिर आपका सेज हो गया, एजुकेशन सेज, ग्रीन सेज, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं, जो पहले आपका ये सारे अदर टैक्सेस जो भी इनकम टैक्स के अलावा टैक्सेस है जो बिजनेस ओनर भी भरते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो गए, वो सारे अदर 70% के थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है. Now we have 2 terms to understand: tax planning and tax evasion. So जो इनकम टैक्स है that is very complicated piece. Not everybody can understand it easily. बहुत ही उसका टैक्स जो है हमारा इनकम टैक्स का जो लॉ है हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पीस है. बट बेसिकली छोटी छोटी चीजें जो एक इंडिविजुअल को याद रखने के लिए है कि टैक्स प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड टू डू टैक्स प्लानिंग. टैक्स प्लानिंग करने का हमारा क्या मोटिव होता है. सो द वेरी फर्स्ट मोटिव इज टैक्स प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स. ये हमारा फाइनेंशियल अफेयर्स का एक अरेंजमेंट होता है. इस तरीके से हमें विद इन अ लॉ रह करके उसे इस तरीके से प्लान करना है सो दैट हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके. किस किस चीज के एग्जाम्पशंस के, एग्जाम्पशंस मींस देयर आर सर्टेन इनकम जो कि एग्जेम्प्टेड होती है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर लैंड से जो भी आपको इनकम होती है, एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है, उस पे ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है. देयर आर सर्टेन डिडक्शंस के देयर आर सेवरल सेक्शंस फ्रॉम 80C से लेकर 80U तक के. विल डिस्कस टुडे ऑल दोस सेक्शंस. डिडक्शंस किस किस के डिडक्शंस आप ले सकते हो. रिबेट्स होती है व्हेन यू पे टाइमली योर टैक्स और व्हेन यू आर पेइंग एडवांस टैक्स. जैसे कि 3 इन अ ईयर 3 टाइम्स टैक्स का होता है कि एक बार आप एडवांस टैक्स पे करते हो, एक बार आप टाइमली पे करते हो, तो कुछ रिबेट्स आपको मिल जाती हैं. एंड द रिलीफ एंड रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमल. तो और रिलीफ मिलता है आपको जब आपने टाइमली टैक्स का पेमेंट किया तो आपको कुछ चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से 4
थिंग्स है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर टैक्स। कि कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, डिडक्शंस, रिबेट्स एंड रिलीफ, इन सब चीजों को यूज करते हुए व्हेन यू आर रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमल, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग किस तरीके से की जाती है कि टैक्स प्लानिंग एक लीगल चीज है जो कि गवर्नमेंट ने ही लॉज बनाए हैं, गवर्नमेंट ने ही डिडक्शंस प्रोवाइड किए विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क। इफ यू आर प्लानिंग टू मिनिमाइज योर टैक्स इज टर्म्ड एज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग वो होती है जिसमें कि आप मिनिमाइज करते हो अपने टैक्सेस को, कि मैं सपोज करो मैं 10 लाख कमा रहा हूँ और 10 लाख पे मेरी एग्जाम्पशन की लिमिट हो जाती है 5 लाख, उसमें से 5 लाख बचता है, तो उस 5 लाख जो टैक्सेबल इनकम है उसको भी मैं और कैसे रिड्यूस कर सकूं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा लॉज बना, गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं, जो कंडीशंस बनाई है, उनको फ्रेमवर्क करते हुए। सेकेंड पॉइंट होता है आपका टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, इवेजन मीनिंग ही है कि इट्स इलीगल, आप टैक्स को छुपाते हो, इन हिंदी भी कॉल टैक्स की चोरी करते हो। कि टैक्स प्लानिंग तो परफेक्टली लीगल है बट जो टैक्स एविजन है वो इलीगल है और उसकी वजह से आपको पेनल्टीज भी लग सकती हैं। सो टैक्स प्लानिंग इज परफेक्टली लेजिटिमेट, वो अंडर लीगल लॉज रहता है, लीगल टर्म है। टैक्स इवेजन है जो आप अवॉइड कर रहे हो टैक्स को किसी भी रीजन की वजह से, कुछ छुपा रहे हो और जो आपने गलत आपकी इनकम आपने गलत दिखाई है, आपने फॉल्सिफिकेशन किया है, तो वो टैक्स इवेजन कहलाता है। सो टैक्स प्लानिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन. The tax planning is an act within the permissible range of the act conducted to achieve social and economic benefit. That means tax planning है, परमिसिबल रेंज है, आपको परमिट किया जाता है कि इतना इतना आप इस तरीके से करेंगे, इसकी वजह से आपका अपना भी बेनिफिट होगा एंड इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। बट द टैक्स इवेजन ये एक अटेम्प्ट है टू अवॉइड टैक्स बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। आपने अपनी बैलेंस शीट्स गलत दिखाई है, आपने अपनी इनकम गलत दिखाई है। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ जॉब करते हैं और हस्बैंड की सैलरी ज्यादा है, वाइफ की कम है, तो हस्बैंड अपनी सैलरी का कुछ परसेंट वाइफ की सैलरी में ट्रांसफर कर दे, तो वो रिबेट लेने के लिए कि उतना परसेंटेज उसको ट्रांसफर करवा सके डायरेक्टली कंपनी के थ्रू, कि हाफ मुझे आप मेरी अकाउंट में दीजिए, हाफ उसके अकाउंट में दीजिए। तो ये इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो टैक्स को अवॉइड करने के लिए आप मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हो, फैक्ट्स का फॉल्स अकाउंट्स बना देते हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। अनदर इज टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल राइट। ये एक लीगल राइट है जहां पे आप अपने इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली लीगली कि क्या क्या गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है, टू बाय फॉलोइंग देम यू कैन प्लान योर टैक्स। टैक्स इवेजन इज अ लीगल ऑफेंस विच में लीड टू पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। टैक्स इवेजन एक लीगल ऑफेंस होता है इफ यू आर इफ समबडी इज डूइंग दैट, अवॉइडिंग पेइंग टैक्स एंड फॉल्सिफिकेशन, मेंशनिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन देयर अकाउंट्स, तो उसको पेनल्टी लग सकती है। जैसे देखा होगा इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, क्यों पड़ती है? बिकॉज वो टैक्स बचाने के लिए वो अलग अलग जगहों पर अपना पैसा डाल देते हैं। फिर अगर डिपार्टमेंट को इस तरह की कोई न्यूज कोई भी ऐसे भनक लग जाती है कि इतना तो नहीं था इनकम, तो वहां पे फिर रेड पड़ती है। देन दे नीड टू शो प्रॉपर कि इतना मेरे पास सामान, इतना मेरे पास गोल्ड है, ये प्रॉपर्टी। देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर लेता है कि क्या आपने इतनी इनकम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर शो करी थी, नहीं करी थी, तो फिर लीगल ऑफेंस हो जाता है, वो पेनल्टी लगती है उस पर। Now, tax planning accelerates development of the economy of a country by generating funds for investment in desired sectors. So, tax planning करते हैं जब हम, तो हमें सपोज डिडक्शंस है एटीसी के, एटीसी में जो आपको डिडक्शंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग करते हो तो वो डिडक्शन आपको गवर्नमेंट क्यों दे रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गिविंग दैट डिडक्शन? क्योंकि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो देन अल्टीमेटली दैट इन्वेस्टमेंट मनी इज गोइंग टू द इकोनॉमी। आप अगर इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मेडिकल पॉलिसीज ले रहे हो, अल्टीमेटली यू आर इन अ हैबिट ऑफ सेविंग बाय ऑप्टिंग ऑल दिस एवेन्यूज अवेलेबल इन द मार्केट। सो आप क्या करते हो, और गवर्नमेंट आपको ये क्यों देती है? गवर्नमेंट चाहती है कि यू कीप सेविंग योर मनी, कुछ सेव करो, आप पेंशन प्लान में सेव करो, पीपीएफ में सेव करो, एंड देन अल्टीमेटली वेयर दैट मनी इज गेटिंग सेव्ड, वो मनी आप
इकोनॉमी में ही तो डाल रहे हो ना, अपने डिजायर्ड सेक्टर में डाल रहे हो। सो टैक्स प्लानिंग जब आप करते हो तो इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता है, एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट आपको डिडक्शंस देती है, सो दैट आप एनकरेज हो कि यार मुझे टैक्स बचाने के लिए, इफ आई एम गेटिंग दैट मच डिडक्शन, तो मैं एक तरह से मेरी सेविंग्स भी होगी और मेरा टैक्स में डिडक्शन भी हो जाएगा। On the other hand, tax evasion retards the development of economy of a country by generating black money which works as a parallel economy. So tax evasion क्या होता है? Tax evasion आप अपना बैंक अकाउंट के थ्रू नहीं पेमेंट करते हो। आप सपोज किसी से आपने पैसा लिया तो आप वो कैश में अगर आप डीलिंग करते हो, जैसा कि इट हैपन जब ये हुआ था, आपका नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे क्या था, जो कैश अमाउंट था, वो कैश अमाउंट की भी एक लिमिट होती है आपके रखने की। वो कैश अमाउंट वो क्यों किया गया था, बेसिकली जिसको कहा जाता है कि क्यों किया था, रीजन वाज कि जितना भी ब्लैक मनी मार्केट में पड़ा हुआ है वो एकदम नलीफाई हो जाए। उस जितना भी ब्लैक मनी मार्केट में 500,000 के नोट थे वो उनकी कोई वैल्यू ही ना बचे, और अगर उनकी वैल्यू ही नहीं बचेगी इकोनॉमी, तो अल्टीमेटली वो तो इट विल बी अ पीस ऑफ पेपर, वो पेपर ही रहेगा, उसको कोई काउंट नहीं करेगा। सो अगर आप कैश में ज्यादा चीजें करते हो तो आप यू कैन हाइड योर इनकम। अगर आपके पास कैश ज्यादा है, यू आर यूजिंग कैश, यू आर गिविंग कैश एवरीवेयर, एंड इन योर बिजनेस आप कैश में लेते हो, तो वो एक पैरेलल इकोनॉमी जनरेट करता है, जो कि एक ब्लैक मनी जनरेट कर रहा है। वो कैश में अगर आपने किया तो कैश, बिकॉज कैश यू आर नॉट शोइंग इट एनीवेयर, आप अपने इनकम टैक्स में अकाउंट के तो देखने में आ जाता है, बट कैश पार्ट यू कांट शो। दैट इज द रीजन वो टैक्स एवेजन में आ जाता है कि आप ब्लैक मनी को एक्सेलरेट कर रहे हो इन द इकोनॉमी। नाउ टैक्स प्लानिंग प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी and political situation of the country. So if everybody is doing a proper tax planning, so it becomes a professionalism, वो strength करता है economy की, because if everybody will do investment for the deductions और वो economy में पैसा आएगा तो it will create our economy more powerful। हमारी economy में पैसा आएगा तो हमारी political situations बहुत अच्छी हो जाएंगी, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी होगी कंट्री की। एंड टैक्स एवेजन क्या होता है, जब आपके पास ब्लैक मनी होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है जो कि आप नहीं दिखाते, तो आप किसी को ब्राइब करने में यूज करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन भी वो वीक होती जाती है। तो बेसिकली दिस इज द difference between tax planning and tax evasion. The tax planning is legal, tax evasion is illegal. There is one more term which is called as tax avoidance. Tax avoidance क्या होता है? The tax avoidance is minimizing the incidence of tax by adjusting the affairs. इस तरीके से आपको अपने टैक्स को एडजस्ट करना है in such a manner that although within the four corners of the taxation law, the advantage is taken by finding the loopholes in the law. कि आप इसमें कुछ छुपा नहीं रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बट यू आर अवॉइडिंग टैक्स किस तरीके से कि जो हमारे लॉ में लूप होल्स है उसका फायदा उठाते हुए। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ ए हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड की 15 लाख की इनकम है और उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख बनती है, तो व्हाट ही कैन डू, 5 लाख का 2.5 लाख वो, और 5 लाख का 5 लाख में से जैसे सपोज उसने डिडक्शंस भी ले ली और टैक्सेबल इनकम उसकी 5 लाख बचती, तो उसमें से 2.5 लाख 3 लाख तक को अपनी वाइफ को डायरेक्टली ट्रांसफर करा देता है, तो वाइफ की इनकम फिर अप टू 3 लाख तो वैसे भी नील रहती है, एंड उसके बाद में जो आपके 2 लाख बचे उसमें वो उसके इंश्योरेंस और डिडक्शंस लेकर के वो नील कर देगा, तो दोनों पार्टी का नील हो जाता है। It is not permissible because you are not in intention of paying the tax. So it is loophole है वो, कि एक फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ की इनकम बराबर नहीं है, तो हस्बैंड कैन ट्रांसफर टू वाइफ, और वो उस तरीके से अवॉइड करना चाहता है टैक्स को पे करने के लिए, बट उसने लूप होल फाइंड कर रखा है हमारे लॉ का, इस तरीके से वो टैक्स का एडवांटेज बचा लेता है। सो दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस, एंड देयर इज अगेन डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड सो टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविजन में क्या डिफरेंस है? नाउ टैक्स अवॉइडेंस तो प्लानिंग तो कर रहे हो फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है, बट इसमें हमारा जो बेसिक इंटेंशन है वो गवर्नमेंट को धोखा देने का है, कि हम अपना टैक्स किसी ना किसी वे में फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करके बचा लेंगे, बिकॉज वन पर्सन इज ओनली अर्निंग अनदर इज नॉट अर्निंग, तो उसके नाम से इनकम दिखा करके वी कैन रिड्यूस अवर टैक्स। It is the using loopholes of the law, but ये avoidance है, legal है, illegal नहीं है, but you are not in intention of paying the tax.
टैक्स इवेजन अगेन इट्स अ टैक्स लायबिलिटी, तो इलीगली कर रहे हो आप, फॉल्सिफिकेशन है, आपने झूठी ही चीजें दिखा रखी अपने इनकम के अंदर। टैक्स अवॉइडेंस टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टैक्स अवॉइडेंस टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस ल्यूकेनेस ऑफ लॉ, वो लॉ के लूपहोल्स को देखता है कि क्या क्या चीजों की कमी है जिसको मैं यूज करते हुए, जैसे सीएस क्या करते हैं, सीएस हो गए, वो क्या करते हैं अपने क्लाइंट को यही तो एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज को यूज करते हुए अपना पैसा बचा सकते हो। टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अनफेयर मींस, टैक्स इवेजन के अंदर अनफेयर मींस होते हैं, टैक्स अवॉइडेंस के अंदर लीगल लॉ को यूज करते हुए यू अवॉइड। टैक्स अवॉइडेंस इज लॉफुल बट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट्स ऑफ मालफाइड इंटेंशन, आपका इंटेंशन नहीं होता वहां पे, यू आर हैविंग रॉन्ग इंटेंशन। टैक्स इवेजन इज अनलॉफुल क्योंकि वहां पे तो आपने टोटली फ्रॉड कर रखा है, टोटली आपने सारी अपनी अकाउंट्स फेक दिखा रखी है। टैक्स अवॉइडेंस इज प्लानिंग बिफोर द एक्चुअल लायबिलिटी फॉर टैक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो टैक्स अवॉइडेंस इज आपकी इनकम आई नहीं है, यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन योर हैंड, बट आपने वो प्लान कर लिया कि अगर मुझे इतनी सैलरी मिलेगी इस मंथ की तो मैं उस पर्सन के नाम पे दिखा दूंगा और इस तरीके से मेरा टैक्स बचेगा। उस टाइम पे आपका टैक्स अवॉइड कर रहे हो आप। बट टैक्स एविजन इन्वॉल्व होता है जब पेमेंट होगी, टैक्स होगी, उसके बाद आप फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो। सो टैक्स अवॉइडेंस प्लानिंग है बिफोर एक्चुअल लायबिलिटी, और टैक्स इवेजन इन्वॉल्व है आफ्टर लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी हो चुकी है, टैक्स अराइज हो चुका और उस टैक्स को छुपाने के लिए आपने फिर उसमें चीजों में चेंजेस कर दिए हैं। So basically there are, today we'll discuss about deduction part, कहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस के क्या क्या डिडक्शंस होते हैं वो आज हम देखेंगे। सो सबसे पहला होता है आपका ये एक इनकम टैक्स का जो लॉ है उसमें आपका चैप्टर 6 करके होता है। सो चैप्टर 6A के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग वेयर वी कैन रिड्यूस हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, बेसिकली व्हाट वी डू, ग्रॉस टोटल इनकम जिसको हम जीटीआई भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट यू ऑलवेज एड द जब आप अपनी प्रोसेस करते हैं अपने टैक्सेशन को डिटरमाइन करने के लिए, सो व्हाट वी राइट ऑल द 5 हेड्स वी राइट, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स अगर कुछ हो रहे हैं बिजनेस से तो वो लिखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इज द ग्रॉस टोटल इनकम। आप पांचों हेड्स को जब आप टोटल करते हो तो वो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बन जाती है। उसमें से फिर आपको डिडक्शंस लेस करने होते हैं विच इज मेंशन अंडर द चैप्टर 6। चैप्टर 6 में मेंशन किए गए और वो कौन कौन से होते हैं और एक इंडिविजुअल उसका किस तरीके से फायदा ले सकता है वो बेसिकली हमें देखना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है हमारा वो होता है सेक्शन 80 सेक्शन जो है वो डिडक्शन के लिए बनाया गया है। सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 आपका एग्जाम्पशन के लिए बनाया गया। तो सेक्शन 10 के जितने भी सब सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी इनकम हमारी एग्जाम्प्ट होती है टैक्स पे करने से बचने के, टैक्स से एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स की। सेक्शन 10 आपका एग्जाम्पशन के लिए होता है, सेक्शन 80 आपका डिडक्शन के लिए होता है। सो मेन सेक्शन आपका होता है सेक्शन 80C। जो सेक्शन 80C होता है वो कहता है कि अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है टू द प्रोविडेंट फंड, पीएफ में अगर आपका गया है, अगर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी भी जिसको हम कहते हैं उसमें अगर आपने कुछ अमाउंट डाला है, अगर आपने ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जो होती है म्यूचुअल फंड्स की उसमें पे किया है, अगर आपने ट्यूशन फी पे करी है अपने बच्चे की, तो दीज ऑल कम्स अंडर 80C। 80C के अंदर ये सारे के सारे आपके डिडक्शंस आते हैं। सबसे पहले जो 80C का डिडक्शन आता है उस 80C के डिडक्शन में आपकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 1.5 लाख होती है। ये बुक पुरानी है तो इस बुक में 1 लाख तक की लिमिट दे रखी है। अभी की जो करंट लेटेस्ट जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक की लिमिट है
जिसको कि आप डिडक्ट कर सकते हो अगर आपने पीपीएफ में पैसा डाला हुआ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने पीएफ में डाला हुआ है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने ले रखी है, तो उसमें आपको 1.5 लाख तक की लिमिट मिलती है। सेकंड, इसका जो सब सेक्शन होता है, एक सेकेंड, am I visible now? Okay, thank you. Let me share my screen again. सो इन डिडक्शन 80C में जितना भी आपने इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, इवन द ट्यूशन फीस ऑफ द चिल्ड्रन अगर आपने पे किया है तो यू कैन गेट डिडक्शन, बट टोटल लिमिट शुड बी 1,50,000, 1,50,000 तक इन सारे सेक्शंस को मिला करके 80C, 80CCC एंड 80CCD, इसमें इसकी जो लिमिट है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं जाती है। ना हो 80CCC क्या होता है? 80CCC के अंदर आपने जो एन्युटी प्लान ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस का कोई ऐसा प्लान ले रखा है जिसमें आपने अभी पेमेंट आप कर रहे हो, काफी सम एश्योर्ड आपने 20-25 लाख या 1 करोड़ तक ले रखा, और उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है इट इज मोर, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका प्रीमियम पे कर रहे हो। So 80CCC is for insurance premium annuity plan के लिए, 80CCD is for deduction जहां भी आपने पेंशन का कोई स्कीम ले रखा है। So इन सब की जो लिमिट है वो मिला करके आपको 1.5 लाख होती है, बट अगर आपने कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन स्कीम कर रखा जो कि गवर्नमेंट ने कर रखा, गवर्नमेंट की अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगाया है तो एक्स्ट्रा अदर देन दे 1,50,000 के अलावा आपको 50,000 का मैक्सिमम आपको मिल सकता है। दैट मीन्स आपने इन तीनों को मिला करके आप 2 लाख तक पहुंचा सकते हो। 1.5 लाख तो 80CC, 80CCC, 80C के अंडर में आपका आता है, और 50,000 अगर आपने गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम्स के अंदर में पैसे डाल रखे हैं तो आपको 50,000 का इन एडिशन टू दैट में मिल सकता है डिडक्शन। देन देयर इज नाउ 80CCG। 80CCG में आपका अगेन अगर आपने
कोई भी 1 second, first we'll go for all the C's. C पहले C complete करेंगे and then we'll go for D and other. So एक CCG, इसके अंदर आपको मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 20,000 पर ईयर मिलता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सेविंग स्कीम्स किया है जो कि गवर्नमेंट की नोटिफाइड है, जैसे कि राजीव गांधी इक्विटी लिंक्ड स्कीम है, ये गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट इज रनिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो अगर आपने इसमें दिया है तो इसका डिडक्शन आपको 25,000 तक मिल सकता है ना। बट इन सबको मिला के लाइक 80C, 80CCC, 80CCD, इन सबको कंबाइन मिला करके आपको 1,50,000 पर एनम तक का डिडक्शन मिलता है ना। अनदर इज सेक्शन डिडक्शन अंडर 80D। सो सी यू कैन रिमेम्बर कि सी आप कैसे करोगे, जहां भी आपने अपना कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सी फिर सी इज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, यू कैन रिमेम्बर लाइक दिस। सी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किया है आपने, कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव डन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर किया है एनएससी में, इक्विटी ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में किया है, या ट्यूशन फी पे किया है, तो ये आप कंट्रीब्यूट करो। सो 80C इज फॉर दैट कंट्रीब्यूशन, आपने कहाँ कहाँ पे किया। नाउ देन सेक्शन 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। और मेडिकल इट्स नॉट कि अगर एक पर्सन कमा रहा है तो वो अपना ही पे कर सकता है। सपोज पर्सन इज वर्किंग तो वो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ऑल्सो, इफ ही इज पेइंग इंश्योरेंस फॉर सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट के लिए, तो टोटल डिडक्शन जो वो क्लेम कर सकता है वो 25,000 है। दैट मीन्स अगर वो 60 ईयर से कम है तो वो 25,000 का अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए ले सकता है। अगर उसके पेरेंट 60 से नीचे है तो 25,000 तक ले सकता है। तो दैट मीन्स दोनों का मिला के, पेरेंट का, खुद का, सबका मिला करके उसको 50,000 तक का सेक्शन 80D का डिडक्शन मिल जाता है। बट अगर उसकी लाइक वो 60 ईयर से नीचे एज कम है उसका 60 ईयर से, और पेरेंट्स का 60 ईयर से ऊपर है, तो उसको उस केस के अंदर सीनियर सिटीजन का 30,000 का डिडक्शन मिल जाता है। सो 80D इज फॉर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जहां पे आपको 25,000 मैक्सिमम 50,000 तक का आप ले जा सकते हो अगर उसके अंदर आपके 60 ईयर से ऊपर के पेरेंट का भी आपने इंश्योरेंस किया हुआ है तो। नाउ सेक्शन डिडक्शन अंडर 80DD and 80DDB. So DD deduction is respect of maintenance including medical treatment of dependent who is a person with disability. So section 80D उनके लिए होता है, उनका डिडक्शन ले सकते हो जहां पर इफ यू आर हैविंग अ डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स भी हो सकते, बट दे आर विद द डिसेबिलिटी, मतलब उनको किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी के अंदर भी देर आर 2 कंडीशंस, इन दोज 2 कंडीशन में एक तो होती है कि अगर सीवियर डिसेबिलिटी है आपकी, तो सीवियर डिसेबिलिटी मतलब वो बहुत सारी ऐसी कवर्ड डिजीज भी है जिनके अंदर, और बहुत सारी डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे किसी को सेरेब्रल पाल्सी है, किसी को लोकोमोटिव इधर से उधर चलने फिरने वाली जो दिक्कत है, तो वो डिसाइडेड रहता है कि वो 50% तक डिसेबिलिटी है, सीवियर डिसेबिलिटी है, या फिर एक नॉर्मल डिसेबिलिटी है। उसके अंदर भी 40% डिसेबिलिटी विल कंसिडर्ड अंडर नॉर्मल, और 80% जो डिसेबिलिटी होती है वो सीवियर डिसेबिलिटी के अंदर में आती है। तो उसमें भी अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो आपको 1 लाख तक का डिपेंडेंट का, नॉट योर्स, इफ यू आर अर्निंग और ये डिपेंडेंट है तो आप 1 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन यू कैन हैव। और अगर डिसेबिलिटी सीवियर नहीं है, नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तो वो 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। अदर केस होता है DDB। ये B और DD में डिफरेंस इज दैट कि DDB इज फॉर
सेल्फ ऑल्सो, इसके अंदर आप अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको 40,000, अगर आपका डिसेबिलिटी है तो 40,000 तक का जो भी आपने पे किया हुआ है वो आपको भी मिल जाएगा, सेल्फ के लिए भी मिल जाएगा, डिपेंडेंट के लिए भी मिल जाएगा. So 80DD is for dependent, 80DDB is for self also. इसमें आपको सेल्फ में भी मिल जाएगा और आपको इसका डिडक्शन कोई अगर रिलेटिव है जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वो भी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए. सो स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर जिसको ब्लड कैंसर वगैरह होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो उस केस में एनुअली आपको 40,000 तक का डिडक्शन अलाउड होता है. इसमें आपका भी आ जाता है डीडीबी में, सेल्फ में भी आपकी स्पेसिफाइड डिजीज अगर है. एंड देयर इज अ लिस्ट स्पेसिफाइड बाय आईटी एक्ट कि वो उसी एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको उन्हीं डिजीज के अंडर में आपका डिडक्शन अलाउड होता है. Now 80E, E is for education. अगर हायर एजुकेशन के लिए किसी ने लोन लिया हुआ है, सो लोन पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिडक्शन. अगर सपोज आपने 10,000, 15,000, 20,000 आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट एनुअली इतना, तो वो भी डिडक्शन में इंक्लूडेड हो सकता है. एंड दैट इज कंडीशन 80E की इज ओनली वन, दैट आपने जो भी लोन लिया हुआ है, सपोज यू हैव टेकन लोन फॉर 10 years, तो 8 years तक जब तक आप रीपेमेंट कर रहे हो उसका 8 years तक डिडक्शन अलाउड होगा, नेक्स्ट के 2 years में डिडक्शन अलाउड नहीं होगा. सो दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर 80E की एजुकेशन पे, एजुकेशन लोन पे वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग दैट इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी डिडक्टेबल बट फॉर द पीरियड ऑफ 8 years. Now there are more deductions like 80G, GG, GGA and GGC. That means donation. यहाँ पे जब आप डोनेट करते हो, जैसे सपोज आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, तो अगर सपोज आपने 1 लाख रुपए पे किया तो पूरे उस 1 लाख डिडक्शन हो जाएगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है. उसके लिए भी आपकी एक लिमिट है कि कुछ गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट में लिखा हुआ है, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनको की 100% तक लिमिट अलाउड है कि आपने इनको पे किया तो 100% तक आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल डिडक्शन हो जाएगा. कुछ पर 50% है. सपोज यू आर पेइंग टू पार्टी, किसी आप पॉलिटिकल पार्टी को इफ यू आर पेइंग तो वो भी 100% डिडक्शन में आता है, बट दैट टू बी तो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए. ऐसी कोई फेक पार्टी बना करके आप डोनेशन करोगे टैक्स बचाने के लिए तो वो नहीं होगा. रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए किसी भी वो स्टेट के अंदर, रजिस्टर्ड पार्टी. अगर आपने हाउस रेंट पे किया है, सपोज आपको जो सैलरी मिलती है, सैलरी में इफ यू आर गेटिंग ओनली 30,000 रुपीज सैलरी और उसमें सैलरी का देयर इज नो ब्रेकअप, देयर इज नो एचआर, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो 80G के अंडर में यू कैन डिडक्शन आप 24,000 का एनुअली डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर आपको एचआरए नहीं मिलता है. तो अगर आपको एचआरए मिलता है तो दैट विल बी ऑलरेडी बी डिडक्टेड जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं. Deduction in respect of certain donations for scientific research, GGA. A is for scientific research. Suppose you want to pay scientific research के लिए किसी को पे करना होता है, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे लोग किसी को पेमेंट करते हैं कि ये इसरो वगैरह में लोग डोनेशंस देते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो भी आपका डिडक्शन में आता है. डिडक्शन कंट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए GGC लगता है. GGA इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, GGC इज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज. सो ये सारे डोनेशंस के लिए होते हैं डिडक्शन, जो भी आपके 80G के अंदर होते हैं, दे ऑल आर डोनेशंस. सो 80G के अंदर अगर आपका 100% डिडक्शन चाहिए तो उसके लिए भी क्वालिफाइंग लिमिट होती है, और उसमें जैसे कि आपने नेशनल डिफेंस फंड है, यू वांट जैसे कोई भी डिफेंस के लिए आप पे करते हो, सो डिफेंस के अंदर भी अगेन नेशनल डिफेंस फंड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ, इफ यू आर पेइंग यू आर गिविंग डोनेशन टू दैट, सो आपका 100% डिडक्शन हो जाता है. प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आपका 100% डिडक्शन होता है.
नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी के लिए जो बॉडी होती है उसको अगर आपने किया, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, आप स्पोर्ट्स के लिए पे करना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड जो होता है, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड होता है, दीज आर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। तो जो भी ये सारे फंड है, इनको इफ यू आर पेइंग तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। जैसे अभी क्लीन गंगा फंड आया था, क्लीन गंगा का जो बनाया था पीएम मोदी ने, तो लोगों ने उसमें जितना भी डोनेशन दिया, दैट इज ऑल्सो अगेन 100% डिडक्शन था उसका भी 100%। देन देयर आर सर्टेन डिडक्शंस ऑन ATRRB। अगर कोई रॉयल्टी लेता है किसी पेटेंट के ऊपर, सपोज किसी ने कोई पेटेंट कराया, कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसने उस पर पेटेंट किया, तो उस पेटेंट के ऊपर उसको जो भी इनकम हो रहा है उसके अंदर से वो मैक्सिमम 3 लाख का डिडक्शन ले सकता है। रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स RRB के अंडर में ये आता है। रॉयल्टी ऑन बुक्स, जैसे कोई बुक्स लिख देते हैं और उनकी बुक्स की रॉयल्टी उनको लाइफ लॉन्ग मिलती है। वंस यू आर डन विद योर बुक एंड इट्स बेस्ट सेलिंग इन द मार्केट, सो व्हाट दोस जो पब्लिशर होते हैं जो भी उस बुक को छापता है, वो फॉर द होल लाइफ विल गिव यू रॉयल्टी। तो रॉयल्टी जो बुक्स के ऊपर मिलती है उसका भी डिडक्शन 3 लाख तक होता है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, यस सेविंग्स अकाउंट, सपोज वी हैव 2-3 बैंक्स में हमारे पास अकाउंट्स हैं और हमें पूरे एनुअल ईयर में जो सेविंग्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका 10,000 तक का हमारा डिडक्शन होता है। उसमें हमें कोई भी जैसे TDS होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सपोज आपने कोई FD कर रखी है, सो इन दैट FD आपका अगर 10,000 से नीचे तक का अमाउंट है जो इंटरेस्ट आ रहा है, सपोज 5 लाख की FD, और अगर आप 5% इंटरेस्ट रेट बना के चलो 1 ईयर का, तो 5×5 = 25, तो 25,000 आपका इंटरेस्ट हो गया। सो द 10% जो है that will comes in deduction, but TDS जो कटेगा आपका उस पे ऑटोमेटिकली बैंक की तरफ से कट जाता है, इसलिए उसे TDS कहा जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जो सोर्स आपको दे रहा है वहीं से आपका कट जाता है। सपोज आप जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, वो लॉटरी में आता है, अंडर लॉटरी। सो व्हाट हैपेंस, किसी ने अगर कोई इनाम जीता है तो वो TDS कट के उसे मिलता है। Share screen. There will be questions of this. See,
In case of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games, any other, tax will be deducted at source on the rest of the winnings. Suppose किसी ने टोटल अर्निंग किसी की 50,000 थी और ये उसने वैसे जीता है, तो 5,000 तक का तो आपको नहीं कुछ पे करना है, तो अमाउंट एग्जेम्प्टेड जो था दैट इज 5,000. 5,000 लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आपका बचता है, टैक्सेबल अमाउंट इज 45,000. नाउ सपोज टैक्स पे विनिंग ऑफ ए लॉटरी, उस पे आपको 30% प्लस चार्ज देना होगा, तो 45,000 का 30% इज 10,500 और जो 2% सरचार्ज और ऐड होगा उस अमाउंट पे. सो वो ऐड करने के बाद जो जितना बचता है वो आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा. ये आपका डिडक्ट हो जाएगा पूरे टोटल 50,000 में से, लेस आपको ये बचा हुआ अमाउंट मिलेगा. सो इतना टीडीएस डिडक्ट हो जाता है आपका. My internet due to rain it's In case of tuition fee also, whenever you are paying the tuition fee, so tuition fee mein also it is like कि a person only can get deduction for the tuition fee of 2 children only. तो 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे का आपको नहीं मिलेगा. बट सीएस जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं किसी के पास किसी के यहाँ पे 3 या 4 बच्चे होते हैं तो दे कैन गो फॉर कि 2 बच्चों का जो ट्यूशन फी है दे कैन ऑप्ट फॉर डिडक्शन अंडर हस्बैंड्स इनकम टैक्स स्लैब में, वो वहां जाता है एंड एक वाइफ केस में दिखा देते हैं. तो इस इन केस ऑफ ट्यूशन फी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 2 चिल्ड्रन का ही अलाउड होता है. नाउ रेजी वेट अ सेकेंड, शेयरिंग का प्रॉब्लम. चल जाओ स्क्रीन. So, for example, from the following particulars furnished by an SSE, SSE is the person जो टैक्स पे करता है. So PPF में डिपॉजिट किया है उसने
80,000. ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. 80,000 उसने पीपीएफ में डिपॉजिट किया है. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे उसको 7,800 का सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला है. एलआईसी का प्रीमियम ओन लाइफ के लिए वो बन रहा है, कर रहा है 2,600 एंड वाइफ के लिए 7,000. यूलिप में उसने 6,000 पे किया. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनएससी मैच्योर्ड होने पर उसको एक एनएससी उसकी मैच्योर्ड हुई है और इंटरेस्ट उसको 7,800 मिला है और मैच्योर एनएससी का 4,520 रुपीज उसने लिया है. 5 ईयर पोस्ट ऑफिस में 1,20,000 है. रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इज 26,000 एंड मेडिकल इंश्योरेंस. तो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर एटीसी हम कैसे करेंगे? सो एलआईसी प्रीमियम ओन लाइफ और वाइफ की लाइफ का टोटल उसका होता है 20,000. सी दिस, यहाँ पे अमाउंट गलत लिखा हुआ है. यूलिप के अंदर जो उसने पैसा लगाया 6,000, पीपीएफ का डिपॉजिट उसका 80,000 है. पोस्ट ऑफिस में उसने जो किया उसने 12,000, 12,000. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी इतना आया और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट 26,000. सो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो बन रहा है आपका वो होता है 1,51,800. So employee can contribute to government notified pension schemes. The contribution can be up to 10% of the salary and 50,000 additional tax benefit भी आ जाता है इसके ऊपर. So ये allowable limit तो आपकी कितनी थी? 1,50,000 ही थी. तो इसको ऊपर जो 1,800 है उस वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. इसका 1,50,000 तक ही एग्जेम्प्ट हो सकता है. ये जो 1,800 है ये अगेन टैक्सेबल इनकम के अंदर जाएगा. सो इस तरीके से आपका कंप्यूटेशन होता है एटीसी के अंडर. जितना भी है वो सारा टोटल अमाउंट ऐड हो जाता है और आपका 1,50,000 तक का ये सारी चीजें अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने ये सारी चीजें अपने फॉर्म में फिलअप की है तो ऑटोमेटिकली 1,50,000 तक का डिडक्शन हो जाएगा. रेस्ट जो अमाउंट होगा टैक्सेबल अमाउंट बनके उसी पे सिर्फ आपका टैक्स जमा होगा. Now this is the performer for calculation of deduction under ATC, ATCCC and ATCCD. कि डिडक्शन जितना भी आपने ATC के अंडर में डिडक्शन किया वो मेंशन करना है, ATCCD में मेंशन करना है. इसकी जो टोटल रेस्ट्रिक्टेड लिमिट है इट इज 1,50,000. एडिशनल आप इसमें कंट्रीब्यूशन जो पेंशन स्कीम अगर आपने ले रखी है तो उसका और 50,000 हो जाएगा. उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर पेंशन सिस्टम के अंदर डाला है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जाएगा तो वो भी आपका ऐड हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मिस्टर नरेंद्र कंप्लीटेड हिज स्टडीज and was immediately employed by the government on the following terms. उसकी बेसिक सैलरी थी 20,000 पर मंथ. डीए डीएनएस अलाउंस जो होता है महंगाई भत्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 5,000 पर मंथ था. बोनस उसका 40,000 था. ड्यूरिंग द ईयर हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹33,000 टू द पेंशन स्कीम being notified under section 80CC-D of Income Tax Act 1961. सो उसने उसके एम्प्लॉयर ने इतना और पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया. नरेंद्र आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिमिलर अमाउंट, उसने भी 33. तो इसने भी कितना अमाउंट और किया है 33,000 का अमाउंट इसने भी पेंशन स्कीम में डाला है. His income from house property is 50,000. So ये अगेन इनकम है. उसकी बेसिक सैलरी जो है उसके साथ में आप ये भी ऐड करोगे. इनकम के सारे हेड आपको ऐड करने. ड्यूरिंग द ईयर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50,000 टू पेंशन प्लान ऑफ LIC. ये भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया तो इसमें ATC का डिडक्शन इसे मिलेगा. ₹1 लाख एंड पेड LIC प्रीमियम ऑफ 16,000. पॉलिसी की वैल्यू आपकी 1,20,000 है. कंप्यूट हिज टोटल इनकम. तो इसमें हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी कि एट द एंड उसकी इनकम कितनी रही है. So this is, see, this is the computation of total income of Mr. Narendra for that assessment year 2021. Income from salaries उसकी कितनी थी? बेसिक सैलरी बताई गई 20,000. 12 मंथ से इंटू किया तो हमारा हो गया यहाँ पे 2,40,000. नाउ बोनस उसे कितना मिल रहा था? 40,000.
डियरनेस अलाउंस जो से 5,000 मिल रहा था 12 महीने के हिसाब से, अगेन इट इज 60,000। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसका 33,000, सो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 3,73,000। नाउ लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है, हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 40,000, वो 16A के अंदर आता है। वो 40,000 डिडक्ट किया तो आपके पास अब अमाउंट कितना हो गया? 3,33,000। अगेन उसको इनकम भी हो रही है उस पर्टिकुलर एसएस ईयर के अंदर 50,000, तो उसकी जीटीआई जो बनी है, तो टोटल ग्रॉस इनकम उसकी बनी है, वो बनी है 3,83,000। नाउ अब ये जो हमारी जीटीआई बनी है, ये है हमारी मेन इनकम। जितने भी हमारे हेड से जहां से भी हमें सैलरी मिली थी वो सारी ऐड करने के बाद यहां तक हमारा हो जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब जितने भी डिडक्शंस लगते हैं हमारे, वो इसमें से लगते हैं। तो जैसे कि उसने LIC प्रीमियम टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, ATC के अंदर आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? आपकी पॉलिसी की वैल्यू इज गिवन 1,20,000, सो 1,20,000 का कितना हो गया 10%? 12,000। सो ये 12,000, और उसने कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में भी किया था, तो पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन उसका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया उसका, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आया उसका 1,12,000। ना पेंशन प्लान में भी उसने डाला था LIC की 15,000। इन द नेक्स्ट क्लास मैं इस क्वेश्चन को दोनों साइड 2 पेजेस में कन्वर्ट कर दूंगी, अगर अभी कर सकती हूँ क्या? ये इज इट विजिबल नाउ? यस मैम। बट क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल हो रहा है ना, मैं 2 और क्वेश्चन साथ में दिख जाता तो इजी रहता करना। बहुत छोटा नहीं हो गया? सो हाँ, छोटा तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? इफ समबडी इज यूजिंग फोन, मैं इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा। और व्हाट वी कैन डू, दिस ऑल प्रॉब्लम्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, और आपके इसमें इन योर सिलेबस इट इज मेंशन कि 40% आपके क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज कीप रेडी विद योर पेंसिल एंड एटलीस्ट रजिस्टर समथिंग कि आप इसमें मेंशन करना चाहो। और इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस पर्टिकुलर PDF ऑफ क्वेश्चन आंसर। मैंने ये काफी गूगल करके निकाला है, एंड देयर आर वेरी इजी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आई थिंक आते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन रिक्वेस्ट टू सर कि मैं सर को भेज सकूं और आप लोगों तक पहुंच जाए ये वाला PDF, so you can go through because all the questions are related to these deductions and income tax only. So because if you go theoretically आप पढ़ोगे तो इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। if you do questions numerical से आपको easily समझ में आएगा किस तरह से deductions होते हैं। so अगर किसी को भी ये चाहिए, because I don't have anybody's personal number, so please tell sir, तो मैं आप तक ये पहुंचा दूंगी। और अदर आपका मेल आईडी चैट में आप डाल देना नेक्स्ट क्लास में इफ यू वांट, तो मैं शेयर कर दूंगी। अदरवाइज ऑल द न्यूमेरिकल्स विल एक्सप्लेन इन विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बी रेडी विद योर पेंसिल एंड पेपर। ओके मैम। Every time you all says okay, but nobody gets ready for next class. So is it your next class? I think. Okay then. Okay ma'am, thank you.